प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया सबक शुरू करेंगे। सबक नंबर 2, भारत का तहज़ीबी विरसा, रिवायात, हुर्फत और फ़नून लतीफ़ा। तो हमें पता है कि भारत एक खुशहाल तहज़ीबी विरसे का मुल्क है, जिसमें हयाती और तबई विरसे को शामिल किया गया है। और विरसा तो हमें पता है कि विरसा किसे कहेंगे कि हमारे बाप दादा की तरफ से जो कुछ भी हमें तोहफ़े में मिला है उसे विरसा कहते हैं। इसी तरह हयाती विरसा किसे कहेंगे, तो बच्चे की पैदाइश से ही वालिदैन की तरफ से उसे जो जिस्मानी और दिमागी खुसूसियात हासिल होती है उसे हयाती विरसा कहा जाता है। अब तबई विरसा किसे कहते हैं, तो घर, ज़मीन, जागीर या जायदाद को तबई विरसा कहते हैं। इसी तरह तहज़ीबी विरसा यानी कि इंसान ने अपनी अक़ली क़ुव्वत, सलाहियत, फ़न और काबिलियत के ज़रिए जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी तख्लीक़ किया है, उसे तहज़ीबी विरसा कहते हैं। तो तहज़ीबी विरसे की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसके अलावा क़दीम भारत के 64 फ़नून हैं। फ़न यानी कि कला, फ़नून फ़न की जमा है। तो कदीम भारत के 64 फ़नून हैं, जिसमें हुर्फत, कारीगरी, हुनर, मुसव्वरी, फ़न मौसीकी, फ़न रक़्स, अदाकारी वगैरह शुमार किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के योग के इल्म को दुनिया ने तस्लीम किया है और नतीजे में 21 जून के दिन पूरी दुनिया में आलमी योग दिन मनाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के दस्तकारों की करामत। तो भारत के दस्तकारी यानी कि जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती है, हाथ से की जाती है, उसे दस्तकारी कहा जाता है। तो भारत में कई तरह की दस्तकारी की जाती है, जैसे धात का काम, लकड़ी का काम, मुसव्वरी काम, चमड़े का काम, मीनाकारी, जड़ाऊ काम, मुजस्समा साजी यानी मूर्ति काम, तामीरात वगैरह का काम किया जाता है। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी का फ़न या मिट्टी काम। तो मिट्टी और इंसान का कदीम ज़माने से ही एक करीबी रिश्ता रहा है। इंसान की पैदाइश से मौत तक उसकी पूरी ज़िंदगी मिट्टी के आसपास ही गुज़रती है। कदीम दौर में जब किसी धात की दरियाफ़्त नहीं हुई थी, तब मिट्टी की बनी हुई चीज़ों का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जिनमें मिट्टी के खिलौने, मटके, प्यालियाँ, कुल्हड़, हांडला, मिट्टी के चूल्हे और अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए कोठियाँ भी मिट्टी की बनाई जाती थी। इसके अलावा उस ज़माने में जो घरों की दीवारें होती थी, उन दीवारों को भी मिट्टी या उपलों से लीपा जाता था और उसकी हिफाजत की जाती थी। पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसी सियाल चीज़ें भी मिट्टी के बर्तनों में ही रखी जाती थी। यहाँ तक के पकाने के बर्तन भी मिट्टी के हुआ करते थे। तो लोथल और मोहनजोदड़ो तहज़ीब दौर के मिट्टी के कई सारे मिट्टी के लाल बर्तन हासिल हुए हैं, जैसे कि प्याले, बरनी, रिकाबी, इस तरह कई सारे लाल रंग के बर्तन हासिल हुए हैं। कुम्हार का चाक मिट्टी काम के लिए कदीम भारत का मशीन माना जाता था। इसके अलावा जनूबी भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लाखंज ज़िले से कई सारे मिट्टी के बर्तन हासिल हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे बुनाई का फ़न यानी बुनाई काम। तो रुई की पोनी से तार खींचने के साथ उन्हें बल देकर एक दूसरे की पकड़ में मिलाकर एक लंबा धागा तैयार किया जाता है। इस फ़न को कताई का फ़न कहते हैं या बुनाई का फ़न कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कसबकारी, हाथ बुनाई। तो कदीम ज़माने से ही भारत कपड़ा तैयार करने में बहुत मशहूर था। भारत के जो कारीगर थे वो बहुत ही अच्छे कपड़े बनाते थे। उस ज़माने में मलमल का ताका
जो कि दिया सलाई के बॉक्स में आ जाता था। इतना वो मुलायम होता था कपड़ा कि वो एक माचिस की डिब्बी में भी आ जाता था। इसके अलावा साड़ी इतनी मुलायम बनाते थे कि वो एक अंगूठी से निकल जाती, ऐसी बातें बहुत मशहूर थी। इसके अलावा कश्मीर में तैयार होने वाले कालीन भी बहुत मशहूर थे। पाटन शहर के पटोले बहुत मशहूर थे। कांजीवरम की साड़ियाँ और बनारसी साड़ियाँ बहुत मशहूर थी। राजस्थान की बांधनियाँ ये उस ज़माने में बहुत मशहूर थी, यानी उस ज़माने के जो कारीगर थे ये तमाम कपड़े बनाते थे। इसके अलावा गुजरात में सोलंकी राजाओं के दौर में पाटन शहर में कई सारे कारीगर आकर आबाद हुए थे, जो कि वो पटोले बनाते थे, जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ था। पटोले जो कि एक कपड़ा है। पाटन का ये फ़न तकरीबन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये कपड़ा बनाने में काफ़ी वक्त लगता था और उस ज़माने में कुछ गिने चुने ही कारीगर इस कपड़े को बनाना जानते थे। पाटन में तैयार होने वाला ये एक रेशमी कपड़ा था जिसको पटोला कहते थे। इस किस्म की साड़ी में दोनों जानिब एक ही शक्ल नज़र आती थी, इस वजह से उसे दोनों तरफ से भी पहचान सकते थे या पहन भी सकते थे। ऐसा पटोला कई सालों तक फटता नहीं था और उसका रंग भी उड़ता नहीं था। उसके बाद देखेंगे भरने और गूंथने का फ़न। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तहज़ीब की खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्तियाँ और मुजस्समे हासिल हुए और उन मुजस्समों के लिबासों पर भी कसबकारी और सोजनकारी का काम पाया जाता है। भारत में मर्दों, औरतों और बच्चों के लिबासों पर सोजनकारी का हुनर काफ़ी पुराना है। सिंध तहज़ीब, सौराष्ट्र और कच्छ की औरतों और मर्दों के लिबासों पर सोजनकारी का काम नज़र आता है। इसी तरह कश्मीर की सोजनकारी भी काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भोज और मांडवी के इलाकों में बांधनी का काम बहुत मशहूर है। कपड़ों पर छाप काम और सोजनकारी जो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके की जो औरतें हैं वो घरेलू सनत के तौर पर ये काम करती है। इसके अलावा शामियाने, शाख तोरान, चाकड़ा, तकिए, बच्चों के झूले, इस तरह लिबासों पर भी सोजनकारी की जाती है और आज भी बहुत वहाँ की सोजनकारी मशहूर है। इसके अलावा कच्छ के बन्नी इलाके में, बन्नी एक इलाके का नाम है, तो कच्छ के बन्नी इलाके में जत कौम, जत ये भी कौम का नाम है, तो जत कौम के जो लोग हैं वो सोजनकारी करते हैं और उनकी सोजनकारी भी बहुत मखसूस मकाम रखती है। उसके बाद हम देखेंगे चमड़े की सनत। तो कदीम भारत में मुर्दा जानवरों के चमड़े को मुख्तलिफ इस्तेमाल में लाया जाता था। जानवरों के मरने के बाद उनके चमड़े को मुख्तलिफ पुराने तरीके से घुमाया जाता। खेती के लिए कुएं से पानी निकालने के लिए कोस यानी कि चमड़े का थैले का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ढोल, नगारे, तबले, ढोलक जैसे मौसीकी के साज़ों में भी चमड़े का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जूते और पालतू जानवरों को बांधने के लिए भी चमड़े का इस्तेमाल होता था। जंगों में ढालों के लिए भी जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल होता था। भारत में चमड़े की सनत का एक मखसूस मकाम था जिसमें जूते और चमड़े की मुख्तलिफ़ अशिया जैसा कि चमड़े की सोजनकारी वाली मोजड़ी, जूते, चमड़े के सोजनकारी किए हुए पाकिट, पट्टे, घोड़े और ऊँट जैसे जानवरों की पीठ पर रखे जाते थे। इसके अलावा साज, प्लान, लगाम और चाबुक बनाने में भी चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था और डोरी भी चमड़े की बनाई जाती थी। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।
और इसके जो ख़ास नुकात हैं आपको नोटबुक में नोट कर लेना है।